हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों, क्लास में आ जाओ। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब लोग सेशन पे आ जाओ जल्दी से। हेलो एवरीवन, बच्चों सेशन में आ जाइए। अभी कितना टाइम बचा हुआ है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास हमारी समझ में आ रही सबको? क्लास में मजा आ रहा है? क्लास हमारी समझ में आ रही सबको? क्लास में मजा आ रहा है? बताइएगा जरा। चलो चलो भाई, अच्छी बात है। यस यस, आई लाइक यू सर। चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग जुड़ना स्टार्ट कर दो, फिर मैं साथ में क्लास स्टार्ट करता हूँ। योर क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग सन, ऑल टॉपिक। ओके बेटा, बहुत अच्छी क्लास होती है। हेलो 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 एवरीवन। आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक है। हेलो एवरीवन, सब लोग जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्लास का शुभारंभ किया जाए। फिर चलिए, तो आज हम लोग 5 ईयर प्लान देखेंगे। पहले हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे। हेलो बच्चों, आना शुरू कर दो। टाइम कितना हो गया है? 9:59 हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, तो हम लोग आज बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में कि तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित विशेषताएं देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत एक कैसा देश था? भारत एक गुलाम देश था। भारत एक कैसा देश था? गुलाम देश था, है ना। तो जो गुलाम देश था, साथ में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बनाया? हमने अपनी व्यवस्था को एग्रीकल्चरल मॉडल पर बेस्ड रखा। पहले हमने अपनी इकोनॉमिक्स को कैसे रखा? एग्रीकल्चर के मॉडल पर बेस रखा, है ना। तो आप सभी को ये पता रहना चाहिए, क्या मतलब, ठीक है। अर्थव्यवस्था को कैसे रखा? इकोनॉमिक मॉडल पर बेस रखा। ये जो चीज है हमको बेहतर एक बनाती है। हमारा जो देश है, हमारे देश में 90% लोग जो है खेती किसानी का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी इकोनॉमी का मॉडल चेंज किया। हमने अपनी इकोनॉमी का मॉडल धीरे धीरे चेंज करा, है ना। किया कि नहीं किया? अब देखिए, आर्थिक जो है विशेषताएं क्या क्या है। जैसे पहली विशेषता आप देखोगे, तो देखोगे प्राथमिक उद्योगों की प्राधानता थी। ठीक, पहली विशेषता क्या देखोगे? कृषि, कृषि की प्रधानता। ठीक, कृषि की प्रधानता पहली विशेषता क्या है हमारे देश में आजादी के समय? इंपॉर्टेंस ऑफ, इंग्लिश में लिखेगा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस दौरान जानते हो हमारे जीडीपी में कितना परसेंट योगदान था? 61% कृषि का योगदान था जब हम आजाद हुए। कब? 1947 में। ठीक है, और वर्तमान में कितना है? और कितने परसेंट लोग खेती करते थे? 90%। 90% लोग क्या करते थे? कृषि कार्य करते थे, है ना। आज कितना करते हैं? अगर हम 2020 से 2022 के आंकड़ों को ले तो कितने परसेंट लोग खेती करते हैं? याद रखिएगा, 58.9% लोग, ऑफिशियल डेटा से। वैसे तो 70% लोग लगे हुए हैं। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, सभी को प्यार, सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, जल्दी नहीं शुरू किया, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, जस्ट क्लास स्टार्ट किया है,
ठीक है, चलिए, तो 58.9% लोग खेती करते हैं। अब जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है? 17 से 18% योगदान है। किसका योगदान है? कृषि का। ठीक है, तो यानी कि ये योगदान पहले की तुलना में घटा है, यानी कि जो कृषि की प्रधानता है अभी भी बहुत ज्यादा है। लगभग 60 से 70% लोग अभी भी खेती करते हैं कि नहीं करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। अभी भी 17 से 18% लोग किसमें जो है कृषि कार्य करते हैं, और लगभग इतने परसेंट लोग खेती में लगे हुए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये पॉइंट नोट करिए, जो मैंने लिखा हूं ये पॉइंट आपको नोट करते चलना है। क्लास पीडीएफ तो डेली अपलोड कर देता हूं, क्लास तो पीडीएफ। एक बार और देखिए, हमारा जो देश है, हमारा देश किस तरीके की प्रधानता रखता है? कृषि की प्रधानता, यानी कि कृषि सबसे इंपॉर्टेंट पेशा है। कृषि सबसे इंपॉर्टेंट पेशा है ना। तो लगभग हमारे देश में कितने परसेंट लोग, अगर ऑफिशियल डेटा के हिसाब से देखें तो कृषि करते हैं 58.9%। ये डेटा आपको याद रहना चाहिए। और ये जीडीपी में कितना योगदान देता है? जीडीपी में 17 से 18% का कृषि योगदान देती है। ये डेटा नवीनतम डेटा है, तो इस डेटा को याद रखिएगा बच्चा, ये डेटा याद रखिएगा। नीचे क्या है? यह 2020 से 22 का डेटा है बेटा, 2020 से 22 का डेटा है जो नवीनतम डेटा है। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस दौरान 61% लोग खेती करते थे, और जीडीपी में 90% लोग लगे, 61% योगदान होता था और 90% लोग खेती में लगे हुए थे। क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा स्लो बोलेंगे, ठीक है। चौथा बैच है मेरा, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, डन है, सब लोग बोलो। दूसरा पॉइंट है बेटा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। हमारे यहां पर क्या है? प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है। लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय जो है का निम्न स्तर है। ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम, इसको लिखेंगे इंग्लिश में लो पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, कल की डेली की वीडियो अपलोड है। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी एक वर्ष के दौरान किसी देश में लोग जितना इनकम करते हैं उसको जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ देश के लोगों का क्या है? आय का स्तर क्या है? निम्न है। आय का स्तर क्या है? हमारे यहाँ लोगों का बहुत ज्यादा निम्न है, याद रखिएगा। यानी कि लोग पूरा दिन काम करते हैं और उनको कितना पैसा मिलता है? अगर आप बात करो तो लोग पूरा दिन काम करते हैं, उनको कितना कम पैसा मिलता है? एक आदमी हमारे यहाँ 200 रुपए पर पूरी दिन दिहाड़ी करता है, 150 रुपए पर पूरी दिन दिहाड़ी करता है, 100 रुपए पर पूरी दिन दिहाड़ी करता है ना? करता है कि नहीं करता है? तो यानी प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे यहाँ लोगों की बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए लोगों की ठीक है। क्या कमेंट का रिप्लाई देना है? प्रणाम सर, थोड़ा सा धीरे धीरे कमेंट करो ताकि तो मैं रिप्लाई करूं ना, थोड़ा सा धीरे धीरे। पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा, सब लोग एक तो समय से क्लास में आया करो, वरना मैं ये इकोनॉमी नहीं खत्म कर पाऊंगा एक साल में। क्या करना है रिजवान? क्या कहना चाह रहे हो? एक एक आदमी पहले बोले। सब लोग चैट एकदम रोक दें, सब लोग चैट रोकिए, मैं पढ़ाने दीजिए मुझे। सब लोग चैट रोकिए, मुझे पढ़ाने दीजिए। कोई चैट नहीं करेगा, पीडीएफ डेली मिलती है, कल भी अपलोड हुई थी। चैट प्लीज स्टॉप। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अरे धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं यार। चैट प्लीज रोक दीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन है। हाँ ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तुम लोग शांति बना के रखोगे कि नहीं रखोगे? ठीक है,
तो हमारे देश में क्या है, कृषि की प्रधानता है। प्रति व्यक्ति का आय का स्तर क्या है, बहुत ही लो है। प्रति व्यक्ति का आय का स्तर जो है बहुत ही लो है ना। याद रखिएगा, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लोगों को पूरा दिन काम करते हो बहुत कम पैसा मिलता है, ठीक है, लोगों को बहुत कम पैसा मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, पूंजी निर्माण की निम्न दर। तीसरा पॉइंट है पूंजी निर्माण की निम्न दर है, ठीक है। इंग्लिश में लिखिएगा कैपिटल फॉर्मेशन रेट वेरी लो। अब आपको ये समझा देता हूं कि होता क्या, उदाहरण से लिखेगा, एग्जांपल से लिखेगा। पूंजी निर्माण के निम्न दर क्यों है? देखो उदाहरण के लिए समझिएगा, जब कम मजदूरी होती, कम आय होती लोगों की, जब कम आय होगी तो बचत कम होगी, बचत कम होगी, कम आय होगी तो बचत कम होगी। उदाहरण के लिए जैसे आप इतना पैसा कमाएंगे कि जिससे सिर्फ आप खर्च कर डालेंगे, जितना पैसा कमाएंगे। जैसे मान लो एक मजदूर बेचारा 500 रुपए दिन का कमाता है, ठीक है। एक आदमी आप बेटा अपना नेट चेक करो, आप अपना नेट चेक करो। कुछ समझ में नहीं आता है? आप सभी को मेरा पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा है क्या? कृषि प्रधानता का मतलब है एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। समझ में आता कि नहीं आता है? ठीक है, तो बस ठीक है, तो पढ़ते रहिए, है ना। यानी कि जैसे एक मजदूर अगर दिन का 200 रुपए कमाता है, तो कभी वो कोठी तो बड़ा बंगला तो नहीं बना सकता, बड़ा बंगला तो नहीं बना सकता। ठीक इसी तरीके से अगर कोई मजदूर है, कोई जो है एक अमीर आदमी जिसके पास ज्यादा पैसा है, वही पहले एक इंडस्ट्री लगाएगा, है ना, और फिर क्या करेगा, दूसरी इंडस्ट्री भी लगाएगा, उसी से उसको फायदा होगा। लेकिन एक मजदूर आदमी तो बेचारा इतना पैसा सुबह कमाता है कि शाम तक उसका खर्चा हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, तो उसका बिल्कुल क्या नहीं समझ में आ रहा है प्रियंका? क्या नहीं समझ में आ रहा है तुमको? दिमाग को तुम बेच खाई हो क्या? क्या धीरे धीरे पढ़ाना? 4-5 साल पढ़ना है क्या आपको? थोड़ा स्लो कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्लो कर रहे हैं, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो। पहले रुक जाओ, कोई चैट नहीं करेगा, पहले मुझे पढ़ाने दो। अगर कोई चैट करेगा मैं क्लास छोड़ दूंगा। अगर कोई चैट करेगा मैं क्लास छोड़ दूंगा। कोई भी चैट नहीं करेगा, एकदम चैट रोकिए वरना मैं क्लास रोक दूंगा यहीं पर। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैट रोक दीजिए, मुझे पढ़ा लेने दीजिए। ठीक है, शांत रहो, कोई चैट नहीं रोकेगा वरना मैं उधर देखूंगा तक नहीं, याद रखिएगा। अरे यार अजीब आदमी हो तुम लोग क्यों मैसेज कर रहे हो? हद है यार, तुम लोग पढ़ पाओगे ऐसे? चलो ठीक है, जैसे इच्छा है वैसा पढ़ो, शांत रहो मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं आप सभी से, शांत रहो, मैं मुझे पढ़ा लेने दो, वरना ये इसी में 1 घंटा निकल जाएगा। चलो ठीक है, अगला है औद्योगिक पिछड़ापन है। हमारे यहां क्या है, इंडस्ट्री नहीं है, औद्योगिक पिछड़ापन है बेटा। सब लोगों से निवेदन है, सब लोग शांति बनाए रखें। औद्योगिक पिछड़ापन है कि नहीं? अब औद्योगिक पिछड़ापन यानी क्या है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है। जैसे यूपी का और बिहार का आदमी हमेशा मजदूरी करने कहां जाता है? दिल्ली जाता है, ठीक है। अगर बिहार में ना इंडस्ट्री लग जाए, बिहार में उद्योग लग जाए, तो वहां लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर बिहार में उद्योग लग जाए, अगर उद्योग बिहार में लग जाए, तो लोग वही काम करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? लेकिन औद्योगिक पिछड़ापन है, इसलिए लोग और दूसरी जगहों पर काम करने जाते कि नहीं जाते हैं? ठीक है, दूसरी जगहों पर लोग काम करने जाते कि नहीं जाते हैं? इसी वजह से काम करना जाता है यूपी बिहार का आदमी, क्योंकि वहां नौकरी नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया पॉइंट? औद्योगिक पिछड़ापन इसे ही कहते हैं,
ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ। औद्योगिक पिछड़ापन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर क्या है, व्यापक बेरोजगारी है। अगला पॉइंट है व्यापक बेरोजगारी है। व्यापक बेरोजगारी, सभी से निवेदन है, व्यापक बेरोजगारी का क्या मतलब है, बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा है। अब जैसे बेरोजगारी की बात करें तो आप में से जितना भी बच्चा पढ़ रहा है वो सारा बेरोजगार ही तो है ना, ये सारा सब जो है बेरोजगार ही तो है ना। अगर हम शिक्षित बेरोजगारी की बात करें, देखो भारत में 67% क्या है, युवा है। 67% क्या है, युवा है। लेकिन उसमें कितने परसेंट को नौकरी मिलती है, तो बेरोजगारी का स्तर कितना ज्यादा है। अब जैसे बेरोजगारी की बात करो तो यूपी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यूपी में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, बिहार का नंबर आता है, दूसरे नंबर क्या आता है, बिहार आता है, तीसरे नंबर पर कौन आता है, छत्तीसगढ़ आता है। यहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी का स्तर देखने को मिलता है ना। बेसिकली व्यापक स्तर पर क्या देखने को मिलता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे ज्यादा बेरोजगार है। ठीक है, बढ़ती बेरोजगारी इसका कारण है ना, बढ़ती बेरोजगारी इसका कारण है। और इसका यह भी कारण है कि इंडस्ट्रियलिस्ट उस पर धर्म जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन इन चीजों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ व्यापक बेरोजगारी का स्तर, व्यापक बेरोजगारी है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से जल्दी बताइएगा। अगला पॉइंट आएगा, ये नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है जल्दी बताओ। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने आएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है औद्योगिक पिछड़ापन, यानी इंडस्ट्री नहीं है तो लोग पिछड़ापन है। इंग्लिश बताइए सर, तो इंग्लिश में लिखेगा लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, व्यापक बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस। ठीक है, याद रखिएगा, यह चीज आपकी क्लियर हो गई। कुछ समझ में क्या नहीं आ रहा अनीश राज, कुछ समझ में भी क्या नहीं समझ में आ रहा है, गांजा वांजा पी के बैठे हो क्या, नहीं क्लियर है तो मैं रुको ना, चैट रोको तब मैं बताऊंगा ना। ठीक है, तो ये चीज है। अगला कोई बोलेगा नहीं, मुझे पढ़ाने दीजिएगा। ठीक है, अगला है आयात की ज्यादा प्रधानता है हमारे देश में। आयात कब होता है, आयात को ज्यादा आयात पर जोर है। अब ध्यान दीजिएगा, फोकस ऑन इंपोर्ट। पहले चैट रोक दो, अगर पढ़ना है सही से, अगर सफलता लेनी तो चैट रोक दो, पढ़ने पर फोकस करो। जिसको नहीं समझ में आता सिर्फ वो बोले, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता वो बोले। आयात पर जोर है, आयात पर जोर कब होगा, क्योंकि हमारे देश में उद्योगों की कमी है, लिखेगा उद्योगों की कमी है, उद्योगों की कमी है, इसलिए उत्पादन अन्य देशों की तुलना में कम है। ठीक, सर्वाधिक उद्योग किसके पास है, क्या नहीं दिख रहा है, सर्वाधिक उद्योग किसके पास है। एग्जाम्पल के लिए लिखेगा चीन से माल आयात करना पड़ता है, और जब हम चीन से माल आयात करेंगे तो उन्हें हमें पैसा देना पड़ेगा। अगर हम निर्यातक देश बन जाएंगे, अगर हम निर्यातक देश बन जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर हम निर्यातक देश बन जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या नहीं दिख रहा है, चश्मा लगाओ ना। ठीक है, ठीक है, तो ये हम चाइना से माल आयात करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। उद्योगों की कमी है, उद्योग इसलिए उत्पादन अच्छे जो है से हम उद्योगों की जब कमी है इसलिए हम अन्य देशों की तुलना में क्या है, हम कम उत्पादन करते हैं, और कम उत्पादन करते हैं तो हमें माल ज्यादा से ज्यादा आयात करना पड़ता है। इसे बोलते हैं इंपोर्ट, फोकस ऑन इंपोर्ट। अगर जब तक हम निर्यातक देश नहीं बनेंगे, अगर जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करने लग जाएंगे माल पर, एक्सपोर्ट पर फोकस करेंगे, तब जाकर हमारी चीजें बेहतर होंगी। एक्सपोर्ट पर फोकस करना पड़ेगा, हमें निर्यात पर फोकस करना पड़ेगा। अगर हम निर्यात पर फोकस करेंगे तो ज्यादा चीजें हमारी बेहतर होंगी। क्लियर हुआ पॉइंट, पॉइंट क्लियर हुआ मेरे बच्चे,
पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताना, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी से जल्दी बताएगा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नो, अगर जिसका नहीं क्लियर है वो बताएगा। देखो, आयात का मतलब होता है किसी देश से माल मंगाना, निर्यात का मतलब होता है किसी देश को माल बेचना। तो आपके पास ज्यादा होगा तभी तो आप बेचोगे ना, उसको ज्यादा होगा तभी तो बेचोगे। कितना स्लो, आराम से तुम्हारे घर पे आके पढ़ाएं क्या बेटा? ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हमारे देश में साक्षरता का स्तर कम है। अब अगला पॉइंट है साक्षरता का कम स्तर। अगला पॉइंट है साक्षरता का न्यूनतम स्तर। ठीक है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, साक्षरता का कम स्तर। अब हमारे यहाँ कितनी साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% लोग साक्षर हैं। ठीक है, मात्र 74.04% लोग जो है साक्षर हैं, है ना। चाइना से हम इसलिए मंगाते हैं, चाइना से इसलिए मंगाते हैं क्योंकि चाइना में ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन होता है और हमारे देश में कम उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वहां पर ज्यादा उत्पादन होता है, हमारे यहां कम उत्पादन होता है। ठीक है, तो याद रखेगा, है ना। तो ये चीज याद रखना, जिसमें पुरुष कितने परसेंट है साक्षर? 80% है। महिलाएं बेचारी कितनी है? 65% साक्षर। हमारे यहाँ तकनीकी जो साक्षरता है, लिखेगा तकनीकी साक्षरता, भारत में तकनीकी साक्षरता मात्र जानते हो कितने परसेंट है? स्किल्ड लोग जानते हो कितने हमारे यहाँ हैं? स्किल्ड लोग, दक्ष श्रमिक जानते हो कितने हैं? स्किल्ड लोग मात्र हैं 5.6%। तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा अच्छा रोजगार तो नहीं पाएंगे। दक्षिण कोरिया में कितने परसेंट है? दक्षिण कोरिया में कितने परसेंट है? 96% है। अमेरिका में कितने हैं? यूएस में कितने हैं? 82% है। ठीक है, जापान में कितने परसेंट है? 80%। हमारे यहां 5.6% लोग साक्षर हैं। तो साक्षरता ठीक है, अगर कम होगी, स्किल्ड रोज जानकारी कम होगी, जैसे कंप्यूटर का नॉलेज, सॉफ्टवेयर का नॉलेज अगर कम होगा तो बेकार स्थिति हो जाएगी, तो बेकार स्थिति हो जाएगी, है कि नहीं? बताओ, ये बताओ, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये कह रहा है किसके क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, अजीब बकवास कर रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा यहां तक? नो क्लियर, नो क्लियर। ठीक है भाई, हमारे यहां साक्षरता दर इतने परसेंट है, मेल जो है पुरुष है 80% है, महिला जो है 65% साक्षर है। लेकिन साक्षरता से आजकल सिर्फ अपना नाम लिख लेना हमारे यहाँ साक्षर कहलाता है। जब तक तुम किसी स्किल्ड काम में नहीं रहोगे तब तुम वो अच्छा नहीं कर पाओगे। तो हमारे जो तकनीकी साक्षरता मात्र 5.6% है। तो ये जो चीज है ज्यादा हमें बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को तकनीकी रूप से ज्यादा साक्षर करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज है हमारे यहां जो है, इस बात को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है? रूढ़िवादी दृष्टिकोण है हमारे यहां। क्या है? परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है, परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है, दूसरा है अनुसंधान, यानी कि R&D, रिसर्च R&D पर कम जोर है। ठीक है, और क्या है? धर्म पर ज्यादा जोर है। ठीक है, धर्म पर ज्यादा जोर है ना। ये सारी चीजें जो हैं वो ज्यादा फोकस करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फोकस है, ये सारी चीजें ज्यादा फोकस है। तो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है। परंपरागत शिक्षा के व्यवस्था का मतलब हर आदमी बीए कर लेता है, हर आदमी बीए एमए किए हुए है, और बीए एमए करके अब नौकरी नहीं मिल रही है। और सभी को पता है कि ग्रेजुएशन करके नौकरी, जॉब नहीं है, इसको करके जॉब नहीं मिल रही है ना। तो इस तरीके की परंपरागत शिक्षा है। अनुसंधान पर आपको बता दें, जीडीपी का जानते हो कितना कम परसेंट लोग खर्च करते हैं हमारे यहाँ? 5.6%। तो जब नया अनुसंधान होगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा जोर होगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा मशीनों का निर्माण होगा। तो हमें अनुसंधान पर जोर बढ़ाना पड़ेगा, मशीनों पर जोर होगा,
और मशीन जब ज्यादा बनेंगी तो इंडस्ट्री लगेगी, और जब इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी तभी तो लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर हम वही परंपरागत शिक्षा, वही बीए एमए समाजशास्त्र इतिहास भूगोल पढ़ते रहेंगे तो ये यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखा अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम जोर। फिर धर्म का ज्यादा स्वरूप, हमारे यहां पर क्या है, धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा है, धार्मिक कट्टरता ज्यादा है। अब अमेरिका को देख लो और भारत को देख लो, ठीक, धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा है। ठीक, हमारे यहां पर क्या है, तर्क को कम महत्व है, तर्कों को महत्व कम दिया जाता है, यानी कि रेशनल एजुकेशन, रेशनल एजुकेशन यानी तार्किक शिक्षा देनी पड़ेगी, रेशनल एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा, तब ज्यादा अच्छी संभावना जिंदगी में निकल कर आएंगी। तार्किक शिक्षा को पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा, तार्किक शिक्षा पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी एक वर्ष के दौरान जितने भी सोर्सेस से इनकम होती है उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। एक अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग बनाइएगा पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे क्या जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे, इस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, 5 ईयर प्लान पर फोकस करेंगे। लेकिन उसके साथ, ठीक है, इसके साथ हम लोग और बहुत सारी चीजों पर फोकस करके आगे बढ़ेंगे। बच्चा आपको बहुत मजा आएगा, क्लास से जाइए मत, क्लास से कोई भी ना जाइए, बहुत चीजों पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहली चीज आप लिखेगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, पहला सबसे नाम लिखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, वीडियो को चेक कर लो ना कि तुम्हारा नेट ठीक है नहीं ठीक है। कोलकाता में है सर, अच्छा कोलकाता में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये क्या करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसका कार्य लिखिएगा, इसका कार्य लिखिएगा, ये क्या काम करता है, लिखेगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है, जितना ओवरऑल इनकम होती है उसका उसका क्या करता है, मेजरमेंट करता है, ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है। यह आंकड़ों के आधार पर जो है आधार वर्ष जारी करता है, क्या करता है, आंकड़ों के आधार पर आधार वर्ष जारी करता है, आधार वर्ष जारी करता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखिएगा आंकड़ों, इट डिसाइड टू बेस ईयर ऑन द नेशनल डेटा, ठीक है, इट्स डिसाइड टू बेस ईयर ऑन नेशनल डेटा। चलो बताओ इसका मुख्यालय कहां है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहां और इसकी स्थापना कब हुई थी, बताओ जल्दी से, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहां और इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताओ आप लोग। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहां है और इसकी स्थापना कब हुई थी,
ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में स्थापना हुई थी। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा 1900, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है, नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर बताते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था में चलो पंचवर्षीय योजनाएं लेते हैं। पंचवर्षीय योजना कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसको आइए देखते हैं। तो बताओ प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, बच्चा बताओ। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, जल्दी से बताइएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था 2001 में। 1951 में आया था, 1951 से 1956 तक चला था। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। किस पर बेस्ड थी, इसका तथ्य क्या था, ये कृषि पर आधारित थी, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। कौन सा इसके लिए मॉडल था, हेरोड डोमर मॉडल था बेटा इसके लिए। कौन सा मॉडल था, हेरोड डोमर मॉडल था। ठीक है, क्लियर है, एचडी मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल था। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, हेरोड डोमर मॉडल था इसके लिए, है ना, क्लियर हो रहा है, एकदम जबरदस्त, हेरोड डोमर मॉडल इसके लिए रखा गया था। अब पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या किया गया था, चलो जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, इसमें टारगेट कितना रखा गया था, लक्ष्य कितना रखा गया था, लक्ष्य यानी टारगेट कितना रखा गया था, 2.1%। ठीक है, लेकिन इसका अचीवमेंट कितना हुआ था, प्राप्ति कितनी हुई थी, प्राप्ति हुई थी बेटा 3.6%। तो फिर ये योजना क्या रही थी, सफल रही थी। ये योजना क्या रही थी, सफल रही थी, सक्सेस रही थी योजना। ठीक है, सक्सेस रही थी योजना, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब इस योजना में और बहुत सारी चीजें क्या क्या की गई थी। ठीक है, पहली बात तो भाखड़ा जो है बांध बनाया गया था इस योजना में, और क्या क्या किया गया था, फोकस किन किन बातों पर था इस दौरान में। ठीक है, भाखड़ा नांगल भाखड़ा, ठीक है, सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर क्या बनाया गया था, फोकस क्या था, सतलुज नदी पर क्या बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध यानी भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया था, किस नदी पर, सतलुज नदी पर। और क्या हुआ था भैया, और क्या हुआ था, दामोदर नदी किस पर बनी थी, पश्चिम बंगाल में, दामोदर परियोजना आई थी, है ना, दामोदर प्रोजेक्ट किस पर था, दामोदर नदी पर, दामोदर प्रोजेक्ट बनाया गया था। और क्या किया गया था मेरे भाई, हीराकुंड परियोजना किस पर आई थी, महानदी पर, हीराकुंड प्रोजेक्ट परियोजना किस पर थी, महानदी पर। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस पर बनाया गया था, याद रखिएगा, एकदम क्लियरली बताइएगा, हीराकुंड प्रोजेक्ट किस पर था, महानदी पर था। ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे, ये बेटा आपसे पूछ लेगा। ठीक है, आपसे पूछ लेगा। हेरोड डोमर मॉडल, एक व्यक्ति थे हेरोड डोमर एक व्यक्ति थे जिनका फोकस था एग्रीकल्चर पर, उन्होंने ये नीति डिसाइड करी थी। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है, जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़ें। बोलो जल्दी से, इतना क्लियर है बच्चा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इटली के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या किया गया था 1952 में, याद रखिएगा इस योजना में 1952 में क्या किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। और 1952 में क्या स्टार्ट किया गया था? 1952 में और क्या स्टार्ट किया गया था? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, है ना। परिवार नियोजन कार्यक्रम दुनिया में सबसे पहले इंडिया में प्रारंभ किया गया था, है ना। अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट कौन सा है? यही, ये दोनों प्रोग्राम अनसक्सेसफुल रहे थे, ये दोनों प्रोग्राम अनसक्सेसफुल रहे थे। और क्या किया गया था? और क्या किया गया था मेरे दोस्त, है ना? राष्ट्रीय प्रसारण सेवा 1953 में क्या लाया गया था? 1953 में राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, याद रखना मेरे बच्चा, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा कब आई थी? 1953 में। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ठीक है, ये लेकर आई गई थी। तो ये पहली योजना में सारी चीजें की गई थी। और क्या हुआ था 1955 में? 1955 में और क्या हुआ था? 1955 में एसबीआई जो बैंक आप देखते हो, एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्लियर है? ठीक है, आप लोग लिख लो, पहले आप लोग लिख लो, जल्दी जल्दी फटाफट लिखो। अगर लिख लिया हो तो बता देना फटाक से, अगर लिख लिया हो तो जल्दी से बता देना। अनसक्सेसफुल प्रोग्राम आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी था, परिवार नियोजन भी था। ठीक है, नहीं जल्दी जल्दी लिखो, तो नहीं तो हो नहीं पाएगा फिर अगले 2026-27 में एग्जाम देना। चलिए चलिए, और लोग बताओ, फटाफट बताओ। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बच्चा एकदम क्लियर रहेंगी सारी चीजें, क्वेश्चन अलग से बिल्कुल नहीं आएगा, बस इसी को बार बार आपको रिवाइज करना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इस योजना को यह जो है टारगेट लक्ष्य कितना रखा गया था? इसका लक्ष्य रखा गया था, इसका लक्ष्य कितना रखा गया था बताओ जल्दी से। तो ये योजना कब से स्टार्ट की गई थी? 1956 से 1961 तक। ठीक है, 1956 से 1961 तक इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? 4.5%। ठीक है, और प्राप्ति कितनी हुई थी? ये योजना फेल रही थी, प्राप्ति कितनी हुई थी? 4.21%। तो ये योजना क्या रही थी? असफल रही थी, असफल योजना ये रही थी, याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। ये किस मॉडल पर बेस्ड थी? तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सबको पता ही है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, है ना। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इस योजना के अंतर्गत इसमें किस पर फोकस किया गया था? लक्ष्य फोकस किस पर था? ठीक है, भारी उद्योगों पर, हैवी प्रोजेक्ट पर, भारी उद्योगों पर फोकस था, भारी उद्योगों पर फोकस था। और पहली योजना पर किस पर फोकस था? पहली योजना पर किस पर फोकस था? जल्दी से जल्दी बताओ। पहली योजना में किस पर फोकस था? कृषि पर फोकस था। द्वितीय योजना में उद्योगों पर फोकस था। इसलिए लघु उद्योगों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जो है किसने कहा था? जी हाँ दोस्तों, नेहरू ने कहा था। अब इसमें 3 प्रोजेक्ट, इस्पात प्रोजेक्ट लगाए गए थे। अब इसमें 3 प्रोजेक्ट लगाए गए थे, याद रखिएगा। 3 प्रोजेक्ट लगाए गए थे। वो प्रोजेक्ट क्या थे? याद रखिएगा, 3 प्रोजेक्ट थे। ठीक है, तीनों का नाम आपको देना है, तीनों का नाम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? दुर्गापुर, दुर्गापुर में एक प्रोजेक्ट लगाया गया था। दुर्गापुर में, दुर्गापुर कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। नोट करते चलेगा बच्चा। दुर्गापुर में एक प्रोजेक्ट लगाया गया था, स्टील का प्रोजेक्ट लगाया गया था। दुर्गापुर कहां है? पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से? जो है ब्रिटेन के सहयोग से,
ब्रिटेन के सहयोग से ये कहता था स्टील का प्रोजेक्ट था, स्टील प्रोजेक्ट था, स्टील का प्रोजेक्ट था, है ना, यानी इस्पात का कारखाना लगाया गया था। दूसरा प्रोजेक्ट कहां लगाया गया था मेरे दोस्त? दूसरा लगाया गया था बिहार के भिलाई में, दूसरा भिलाई में। अब भिलाई चेंज हो गया है, तब नहीं चेंज हुआ था, याद रखना। अब भिलाई चेंज हो गया, तब नहीं चेंज हुआ था, याद रखिएगा। भिलाई ये किसके सहयोग से, ये किसके सहयोग से लगाया गया था? जी हाँ दोस्तों, अब तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, अब तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, लेकिन तब बिहार में था, ठीक है। ये लगाया गया था सोवियत संघ, जिसे आप रूस बोलते हो, सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है। यह भी स्टील कारखाना था, स्टील प्रोजेक्ट ये भी था। और तीसरा प्रोजेक्ट कौन था? राउरकेला था, राउरकेला, राउरकेला का प्रोजेक्ट था। कहां का था? राउरकेला का प्रोजेक्ट था। यह किसके सहयोग से लगाया गया था? ठीक है, यह किसके सहयोग से लगाया गया था? जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला कहां पड़ता है जल्दी से बताओ? राउरकेला कहां पड़ता है जल्दी से बताओ? उड़ीसा में, उड़ीसा में पड़ता है राउरकेला, ठीक है। तीनों क्लियर हो गए? फटाफट बताओ, तीनों क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए? ठीक है, चलो भाई फटाफट बताओ, तीनों क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गया? अगला आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बताओ। 2 में क्या लिखा है? भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था, सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह असफल था, लिखा तो है असफल था, यह कैसा था? असफल था। चलो आगे बढ़ते हैं, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना पर आते हैं, थर्ड पर आते हैं। तो ये तीसरी योजना जो है 1961 से 1966 तक चली थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक चला था, 1961 से 1966 तक चला था, थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। इसका टारगेट क्या था? ठीक है, ये किसके मॉडल पर बेस्ड था? अगर इसके मॉडल की बात करोगे, मॉडल की बात करोगे तो ये सैंडी मॉडल पर बेस्ड था। प्रोफेसर एक सैंडी होते थे, उनके मॉडल पर बेस्ड था। प्रोफेसर सैंडी होते थे, उन्होंने इस मॉडल को डिजाइन किया था, याद रखेगा। और इसमें टारगेट क्या था? ठीक है, इसमें दोनों चीजें थी। इसमें लक्ष्य किस पर फोकस था? इसमें लक्ष्य में क्या था? कृषि भी था, कृषि प्लस उद्योग, यानी एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, इसमें दोनों चीजों पर फोकस किया गया था। याद रखिएगा, दोनों को मिला जुलाकर इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया था, है ना। और इसको सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती ने बनाया था, सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती ने बनाया था। लेकिन आपको पता है ये योजना उतनी सफल चली नहीं थी, है ना। इकोनॉमिक्स के 6-7 क्वेश्चन आते हैं, 6-7 क्वेश्चन आते हैं, है ना, याद रखिएगा। अब ये योजना क्यों जो इसमें फेल हो गई? तो इसकी असफलता के कारण कई सारे हैं। असफलता के कारण, फेलियोरिटी रीजन, असफलता के कारण, ठीक, क्या कारण है? 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हो गया, जिससे बहुत ज्यादा हमारा रिसोर्सेज हमने युद्ध पर लगा दिए, तो इस इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सबसे पहली चीज तो ये प्रॉब्लम रही। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? ठीक है, दूसरी बात, तो इस दौरान हमने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, ठीक है। 1964 में, नोट करिएगा, 1964 में भारतीय वित्त विकास बैंक की स्थापना करी, ठीक है, वित्त विकास बैंक की स्थापना करी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दिया जाए, जिससे लोग अपने व्यवसाय कर सकें। 1964 में किया गया, ठीक है। इसका जो टारगेट है, अभी बता रहे हैं, इसका टारगेट जो है मात्र जो था 5.3%, 5.60% का था इसका लक्ष्य। ये तो बहुत बुरी फेल रही थी ना, 5.7% का लक्ष्य रख दिया। और भैया इसकी जो प्राप्ति है वो तो 2.3% की रही थी, 2.3% की इसकी प्राप्ति रही थी। हेलो, हाँ क्लास में सर, पेड में।
पेड क्लास में है सर। जी 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 जी, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लक्ष्य है 2.3% का था, तो ये योजना कैसी रही थी? असफल रही थी। ये योजना कैसी रही थी भैया? असफल योजना ये रही थी। कैसी रही थी? असफल योजना रही थी। ठीक है। वित्त इंग्लिश में क्या होता है? फाइनेंस होता है। वित्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। और 1964 में ये क्या हुआ था? बोकारो स्टील प्लांट भी लगाया गया था। याद रखिएगा, 1964 में बोकारो स्टील प्लांट भी लगाया गया था। बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया था 1964 में। बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया था। ठीक है, तो ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम और हो गई। कि 1965 में फिर एक दिक्कत आ गई। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। अब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हमें बहुत ज्यादा पैसा किसमें लगा देना पड़ा? युद्ध में लगा देना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान से हम जीत गए थे और चीन से हम हार गए थे। याद रखिएगा, पाकिस्तान से हम जीत गए थे और चीन से हम हार गए थे, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन युद्ध होता है तो उसमें बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्रों पर पैसा तो लगाना ही पड़ता है। अस्त्र शस्त्रों पर बहुत ज्यादा पैसा तो लगाना ही पड़ता है। ठीक, तो याद रखिएगा। अब 1965 में क्या हुआ? 1965 में एक चीज याद रखिएगा, 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई। एफसीआई को क्या बोलते हैं? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लिखिएगा, फूड, इंग्लिश से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कब हुई? 1965 में हुई। क्लियर है? ठीक है, प्लीज इंग्लिश में लिखिए। ठीक है साची दुबे, तो दैट इज कॉल्ड इंडियन फाइनेंस जो है डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, बोकारो स्टील प्लांट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एकदम बहुत ही सिंपल है। आई विल ट्राई टू मेक श्योर तो इंग्लिश में भी आगे रहेगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। जो है इसके लिए कोई बुक अच्छी नहीं रहेगी, मेरी क्लास आप पढ़ो, बस बात खत्म है। ठीक, तो ये चीज आप यहां पर फोकस करिएगा। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि कई सारी चीज यहां पर फोकस करना है। कितना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब देखिए, हमने 1966 में काम करा, मुद्रा का अवमूल्यन करा। ठीक है, 1966 में बहुत सारी चीजें हमने करी, जिसमें मुद्रा का अवमूल्यन भी हमने यहां पर करा। ठीक, एक चीज आपको बता दें, इस दौरान 1967 में लिखिएगा हमने क्या करा। ठीक है, 1967 में क्या करा? हमने हरित क्रांति को अपनाया। क्या करा? हरित क्रांति को अपनाया। क्या करा बच्चा? हरित क्रांति को अपनाया। हरित क्रांति का मतलब क्या है? कि हमारे पास खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं थी, हरित क्रांति को हमने अपनाया। हम लोगों ने क्या करा? हरित क्रांति को अपनाया। मशीन नहीं तो बैठो। ठीक, हरित क्रांति को अपनाया। हरित क्रांति को हम लोगों ने कब अपनाया? 1967 में अपनाया। हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन बोले जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? उत्पादन पर जोर देना। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? फसल उत्पादन पर जोर देना और फसल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। क्या बनना? आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रिलायंस, है ना? आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमें फसल के मामले में किसी को कुछ मंगाना ना पड़े, है ना? अनाज पर जोर देना। हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? बताओ जल्दी से, कौन था? स्वामीनाथन। कौन था? स्वामीनाथन। और अगर कभी विश्व में पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, तो उसका जवाब दीजिएगा नॉर्मन बोरलॉग। कौन था बेटा? नॉर्मन बोरलॉग था। कौन था? नॉर्मन बोरलॉग था, है ना? एस स्वामीनाथन है, नॉर्मन बोरलॉग थे, है ना? याद रखिएगा। अब फोकस किस पर रखा गया था? फोकस कौन सी फसल पर फोकस रखा गया था? तो धान और गेहूं, दो फसलों पर फोकस रखा गया था। अच्छा, कौन से एरिया में ये योजना लागू की गई थी? तो लिखिएगा क्षेत्र कौन था इसके लिए?
तो इसके लिए था बच्चा एरिया, इसके लिए कौन सा था, एक इसके लिए एरिया कौन सा था, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी को बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां मेरठ वगैरह पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर यह योजना लागू की गई थी। ये इस योजना का फायदा हमें क्या मिला था, इस योजना का बेनिफिट हमें क्या मिला था? अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें कि हमें इससे क्या बेनिफिट हुआ था, तो आप कहना चाहोगे कि साला हम फसल के मामले में, यानी कि हम खाद्यान्न उत्पादन में, फूड ग्रेन में खाद्यान्न उत्पादन में हम क्या बन गए? आत्मनिर्भर बन गए। खाद्यान्न उत्पादन में हम क्या बन गए? हम एक आत्मनिर्भर देश बन गए। हरित क्रांति का मतलब होता है जिसमें फूड वगैरह पर फोकस किया जाए, फूड प्रोडक्शन पर काफी फोकस किया जाए। इंग्लिश क्या हुआ? फूड प्रोग्रेस जो है, इस पे काफी फोकस किया जाए। नींद नहीं आ रही है, पढ़ते चलो बच्चा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारी चीजों पर हमने यहां पर फोकस किया, हमने यहां पर इस पर फोकस करा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए 66 में, अब यहां पर कुछ जो है क्रांतियों को आप लोग लिख लीजिए फटाफट, कुछ क्रांतियों को लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस लिखेगा, इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएंगी। इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन, महत्वपूर्ण क्रांतियां, महत्वपूर्ण क्रांतियां। चलिए फटाफट आइए देखते हैं कि महत्वपूर्ण क्रांतियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ब्लैक रेवोल्यूशन, सबसे पहले कौन आएगी? काली क्रांति आएगी। काली क्रांति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बताओ ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? जल्दी से बताओ बच्चा, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेट करती है? जल्दी से बताओ बेटा। अभी सब पूरा करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, परेशान मत हो, पूरा करेंगे। पेट्रोलियम से लिखिएगा, पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। फिर दूसरा है रेड, लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे है? रेड रिवॉल्यूशन किससे है? रेड रिवॉल्यूशन किससे है? बताओ जल्दी से। तो ये किससे है? टमाटर से। टमाटर से है और मांस से है, ठीक है। टोमेटो एंड बी, मांस, ठीक है, दीजिए, हाँ दी, ठीक है, मांस और टमाटर से, बहुत अच्छा। फिर नीली क्रांति किससे है? नीली क्रांति किससे? ब्लू रेवोल्यूशन किससे है? नीली क्रांति बताइएगा जल्दी से। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। मछली उत्पादन से, फिशरीज से, फिशरीज से, फिश से, है ना, फिश से है। फिर उसके बाद आ जाता है ग्रे रिवोल्यूशन। ग्रे रिवोल्यूशन, भूरी क्रांति। ग्रे रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। ग्रे रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? जल्दी जल्दी बताइएगा। उर्वरक से, फर्टिलाइजर से। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर से। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, नोट करते चलना। ग्रे रेवोल्यूशन से है। फिर ब्राउन क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, ब्राउन क्रांति का संबंध किससे है? ब्राउन, ब्राउन क्रांति, इसको भी भूरी ही बोलते हैं, इसको भी भूरी ही बोलते हैं या ब्राउन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका संबंध है लेदर से, लेदर से, लेदर या चमड़ा से, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, चमड़ा से। पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सिल्वर, ठीक है। अब बताओ सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? सिल्वर, सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी बताओ, सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? कपास से, कपास से, ठीक, किससे संबंधित है? कपास से यानी कॉटन से, ठीक है। लाल क्रांति आपको पता चल गया। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति,
गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? बताओ जल्दी से। पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ठीक है, अनियन से, प्याज से, अनियन से। ठीक है, और बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन को तो पता ही है। येलो रेवोल्यूशन बताओ, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से, तिलहन से। वेरी गुड बेटा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। फिर एक आता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, एक आता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। बताओ एवरग्रीन रेवोल्यूशन किसे है? सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति, इसको क्या बोलते हैं? एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है बच्चा? ठीक है, सदाबहार क्रांति किससे संबंधित? बताओ सदाबहार क्रांति के बारे में किसने बात करी थी? एमएस स्वामीनाथन, सभी फसलों से, एमएस स्वामीनाथन से, एमएस स्वामीनाथन ने बात करी थी। बताओ सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? और कोई बताए? एमएस स्वामीनाथन, है ना? सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका मतलब है सब पूरे पूरे तरीके से संपूर्ण कृषि विकास से, टोटल कृषि डेवलपमेंट, सॉरी, संपूर्ण कृषि विकास से, संपूर्ण कृषि विकास से संबंधित है। ठीक है, तो बची 5 ईयर प्लान कल हम लोग कब करेंगे? ठीक है, कल करेंगे। तो ये सभी फसलों से संबंधित है, आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको पता ही है, हरित क्रांति तो आपको पता है। बताओ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है मेरे दोस्त? दुग्ध से, मिल्क से, दुग्ध क्रांति से। इसको किसने स्टार्ट करा था? वर्गीज कुरियन ने, वर्गीज कुरियन ने इसे शुरू किया था। येलो का क्या है सर? येलो का तिलहन से, ऑयल सीड से, ऑयल सीड से। ठीक है, ऑयल सीड से। ठीक है यार, नहीं याद करना है किसी का। पीडीएफ अभी अवेलेबल करा दूंगा। बताओ क्लास किसको किसको अच्छी लगी? क्लास जिसको अच्छी लगी है उन सभी से निवेदन है कि सभी लोग स्टार अच्छे से दीजिएगा। सभी को अगर क्लास अच्छी लगी है तो स्टार जरूर दीजिएगा जल्द से। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टार जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्लास किसको किसको अच्छी लगी है? ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जबरदस्त, आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग सुबह मिलेंगे और आप लोग 5 स्टार जरूर दीजिएगा, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ अभी भेज दूंगा, पीडीएफ अभी भेज दूंगा। चलिए कल मिलता हूं, कल मिलता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। मुझे गुड नाइट, गुड नाइट, ओके बच्चा।